जी या क्या हाल है आपके? आपको आवाज़ आ रही शुक्र है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए। जी अल्लाह का शुक्र। या जो आपको एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर एक अपडेट दी है प्रोजेक्ट के हवाले से, तो उसमें यह है कि इस नेक्स्ट फ्राइडे को उसकी डेडलाइन मैंने रख दी है, क्योंकि आपको टाइम अब मिल गया, तो अब आपने नेक्स्ट फ्राइडे तक ना प्रोजेक्ट सबमिट करा देना। ठीक है, बिल्कुल ठीक से। चलो गुड हो मैं गया। पिक्चर डालना चाह था। अब आपकी आवाज़ जो ना सही क्लियर नहीं है। मैं कह रहा हूँ ग्रुप ही बना दें खुद ही। अभी भी समझ नहीं आई मुझे आपकी बात। अकेले तो सब करने आप वाला। माइक ज़रा सही करें और थोड़ा ऊंचा बोलें। सर मैं कह रहा हूँ कोई ग्रुप बना दें। ग्रुप? जी जी सर। आप अकेले ही हैं, ग्रुप में नहीं हैं आप? नहीं सर, ग्रुप में नहीं हो। अच्छा, तो उसमें यह है कि फिर मैं ना ग्रुप की लिस्ट ले लेता हूँ आप लोगों से, सबसे, तो उसमें फिर देखता हूँ ना कि आपको एडजस्ट कर सकता हूँ या नहीं। ठीक है, बस सर मेहरबानी होगी। चलो ठीक है। प्लस सर। हेलो सर। सर आपने माइक म्यूट कर दिया। तो लास्ट टाइम हम देख रहे थे कि हमारा जो अगर हमने कंट्रोलर डिज़ाइन करना है तो कंट्रोलर, कंपनसेटर और कंट्रोलर वन इज़ द सेम थिंग। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका इसी चीज़ को आप पीआईडी भी कहते हैं, पीआईडी। ठीक है, पीआईडी या कंपनसेटर, वन इज़ द सेम थिंग, राइट। और जिस प्लांट को आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं दैट इज़ जीपीएफएस। ठीक है, और इससे इसकी जो परफॉर्मेंस है उसको आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं यूजिंग द कंपनसेटर और कंट्रोलर। ठीक है, तो परफॉर्मेंस जो है इसकी किस तरह की हैं, जो टाइम डोमेन परफॉर्मेंसेस हैं वो
चैप्टर 3 में आपने स्टडी की थी कि उसका जो पीक आवर शूट है, राइज टाइम है, कितना वो फास्ट डिजायर्ड जो कमांड सिग्नल है उसको अचीव करता है, ठीक है, RFS, ठीक है ना, कमांड सिग्नल आपका यहाँ पे डिफाइन होता है RFS, और जो डिजायर्ड आउटपुट है दैट इज YFS, ठीक है। तो अगर इसकी परफॉर्मेंस पुअर है तो हम इसकी परफॉर्मेंस को, जो डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस है या डिज़ायर्ड स्पेसिफिकेशंस हैं उन को मीट करने के लिए फिर हम कंपनसेटर या कंट्रोलर यूज़ करते हैं जो कि GCFS, ठीक है। तो GCFS इज द कंपनसेटर, यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा आपको, कंपनसेटर, GCFS इज द कंपनसेटर, GPFS इज द प्लांट, और फिर आप फीडबैक यूज़ करते हैं, नेगेटिव फीडबैक, ठीक हो गया। सो लेट वी टेक एन एग्जांपल कि हम एक कंट्रोलर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, डिज़ाइन कंपनसेटर टू अचीव the following specifications. Specs में क्या है, जो आपका पीक आवर शूट होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 20%, no sorry 5%, right, and your settling time should be equal to 2 seconds, and steady state error should be equal to 0. Steady state error means कि R of Y of t should be equal to R of t, ठीक है। जो भी कमांड सिग्नल है, इस केस में हम स्टेप इनपुट ले रहे हैं, तो स्टेप इनपुट जो है वो आपकी, दिस इज योर स्टेप इनपुट, एंड Y of t should be like this, ठीक है, Y of t should be like this, ठीक। इस जगह पे Y of t और R of t क्या हो जाएंगे, they would be equal, right? जब ये दोनों इक्वल होंगे तो देन स्टेडी स्टेट एरर बिटवीन दीज टू वुड बी इक्वल, जो पीक आवर शूट है दैट शुड नॉट एक्सीड 5%, ठीक है ना, फ्रॉम इट्स फाइनल वैल्यू, एंड द स्टेडी स्टेट settling time, this is settling time should be equal to 2 seconds, means from here within 2 seconds this output should settle within a band of let's say 2%, ठीक है, within a band of 2%। तो ये जो बैंड है ये 2% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, तो 2% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू के बैंड के अंदर अंदर ये कितनी देर में सेटल होगा, दैट इज कॉल्ड द सेटलिंग टाइम, TS, दिस इज TS, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्लियर हो गया आपको कि क्या कि आपको किसी भी प्लांट के लिए आपने कंपनसेटर डिज़ाइन करना है, दिस ब्लॉक टू अचीव दिस फॉलोइंग परफॉर्मेंसेस, जिसमें कि आप इनपुट एक स्टेप दे रहे हैं और आपकी आउटपुट जो आनी चाहिए दैट शुड फॉलो दिस स्टेप कमांड विद दी स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। एरर शुड बी 0, आवर शूट शुड बी less than or equal to 5%, you can say, or equal to 5% maximum overshoot, and the settling time should be 2 seconds, ठीक है। तो लेट्स से हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं एक प्लांट, ठीक है, और देखते हैं कि उस सिस्टम की या प्लांट की परफॉर्मेंस कैसी है, क्या ये परफॉर्मेंस डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस जो है उसके इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो फिर हम उसको इस परफॉर्मेंस के ऊपर लाने के लिए फिर हम इसके साथ एडिशनली ब्लॉक ऐड करेंगे कंपनसेटर का, ठीक है।
So let's say हम एक एग्जांपल के तौर पे प्लांट लेते हैं. This plant is, let's say, GP of S is equal to 10 over S into S plus 1. ठीक है, this is the plant. और अभी हम कोई कंपनसेटर इसमें नहीं लगाते, तो अगर मैं GC(S) को जस्ट 1 कर दूं, तो अब जो मेरे पास ये स्ट्रक्चर होगा, सिस्टम होगा, दैट वुड बी कॉल्ड एज अनकम्पेंसेटेड सिस्टम. ठीक है, क्योंकि अभी मैंने इसको कंपनसेटर को 1 कर दिया, कंपनसेटर को मैंने 1 कर दिया, तो दिस सिस्टम इज नो मोर कंपनसेटेड. ठीक है, दिस वुड बी कॉल्ड अनकम्पेंसेटेड सिस्टम. ठीक है, अनकम्पेंसेटेड सिस्टम. ठीक है, तो ये नोट कर लें, 5% 2 सेकेंड एंड स्टेडी स्टेट एरर इज 0. सो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई अभी जो अनकम्पनसेटेड सिस्टम है, इस अनकम्पनसेटेड सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस फाइंड करें. पहले ये बताएंगे ये सिस्टम किस ऑर्डर का, इसका ऑर्डर क्या है. जो GPFS है, ये फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है? जी ताहा, नजम, दानिश, मुज्तबा, एनीवन? सिस्टम का ऑर्डर कैसे पता चलता है? सर ऑर्डर 1 है. नहीं, S into S plus 1 है ना, तो फिर S square हो जाएगा, ऑर्डर 2 हो जाएगा. जी बिल्कुल, ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है. ठीक है, और ये चीज़ ध्यान में रखें कि जो हमारी ये परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन हमने डिफाइन की हुई हैं, सेटलिंग टाइम वगैरह, पीक टाइम, पीक आवर शूट, ये सारी की सारी किस ऑर्डर के लिए हमने डिफाइन की हुई हैं चैप्टर 3 में? फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर. सर यहाँ पे अभी सेकंड ऑर्डर के लिए. जी, वो जो स्पेसिफिकेशन हमने डिफाइन किया वो सेकंड ऑर्डर की हैं. ठीक है, ये नोट कर लें कि हमारे जो हमने जो डेरिवेशन की हुई है चैप्टर 3 के अंदर स्पेसिफिकेशंस कंप्यूट करने के लिए, इफ़ यू रिमेंबर, वो सेकंड ऑर्डर के लिए हैं. अगर हमारा सिस्टम हायर ऑर्डर है तो हम उसके लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें एक रिलेटिव स्टेबिलिटी का कंसेप्ट आता है, वो हम यूज़ करके जो डोमिनेंट पोल को लेके सिस्टम को सेकंड ऑर्डर बनाने के बाद अगेन हम वो सारे जो रिलेशनशिप्स हैं और डेरिवेशंस हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं. ये नोट कर लीजिए. ठीक है, तो हायर ऑर्डर सिस्टम को भी हम एनालाइज कर सकते हैं. ठीक है, बट वो अभी हम सिर्फ सेकंड ऑर्डर पे फोकस करना है. ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम, ये हमारा प्लांट, इट इज़ अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम. ठीक है, और इसका अभी ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं YFS ओवर RFS. इस ब्लॉक का, ये जो फीडबैक ब्लॉक सिस्टम है, इसका YFS ओवर RFS क्या हो जाएगा? क्योंकि ये फीडबैक इसमें कनेक्टेड है, तो ये आ जाएगी, ये होता है GFS ओवर 1 प्लस GFS HFS. ठीक है, HFS इसमें क्या है? What is GFS and what is HFS? GFS is equal to cascaded blocks of these two, multiplication of these two blocks. One is GCFS, the other one is GPFS. GCFS is 1, so it would just be equal to GPFS, which is equal to 10 over S into S plus 1. And what is HFS? HFS is just 1.
ठीक है। सो जी ऑफ एस और एच ऑफ एस की वैल्यू आप यहाँ प्लग करें, देन यू विल गेट 10 over s into s plus 1 divided by 1 plus 10 over s into s plus 1 into 1 into 1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देन यू विल गेट 10 over s into s plus 1 plus 10, ठीक है। यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये दोनों कैंसिल कर दिए, और देन यू विल गेट 10 over s square plus s plus 10। फॉलो कर रहा है? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप डिनोमिनेटर को देखो तो इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल, ठीक है। और इस पॉलिनोमियल को यूज़ करते हुए कैन यू फाइंड आउट द मैक्स पीक ओवरशूट और सेटलिंग टाइम, जो कि हमारे स्पेसिफिकेशंस में हमें गिवन है। पहले ये बताएं कि यहाँ से मैं इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मेरे पास जीटा और ओमेगा एन क्या होंगे? व्हाट वुड बी जीटा, व्हाट वुड बी ओमेगा एन? क्योंकि आपको फार्मूला याद है, पी जो पी कवर शॉट का फार्मूला होता है परसेंटेज फॉर्म में, दैट इज ई की पावर माइनस पाई जीटा ओवर 1 माइनस सर जीटा अंडर रूट। सर ओमेगा एन होगा हमारा इधर 10 ओमेगा एन इज 10 अंडर रूट होगा ना, अंडर क्योंकि रूट। ये जी जी सर, अंडर रूट 10। बिल्कुल सही। ओमेगा एन इज अंडर रूट 10। और सर जो बिल्कुल सही। उसका जो होगा ना वो उसका फार्मूला होता है सर, उससे हम ये करेंगे कि जो एस की वैल्यू है ना उसे न्यूमिनेटर में लिखेंगे, 1 1 न्यूमिनेटर में आएगा। अच्छा, इसको आप कहना चाह रहे हैं इट इज 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 1, ऐसा ही है? यस सर, यस सर। अब ये हो जाएगा कि 1/2 ओमेगा एन कर देंगे। 1/2 ओमेगा एन कर देंगे, बिल्कुल सही। जी सर। और ओमेगा एन की वैल्यू मुझे पता है, तो वो मैं जी प्लग सर। करूँगा तो जीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.16। यस सर। तो ये कांस्टेंट होता है, राइट? अब सर ओमेगा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर करेंगे। वो जो आप ओमेगा डी की बात कर रहे हैं, हाँ, जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी होती है जो हम ओमेगा फाइंड करते हैं। जी जी। वो बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये अभी इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है सर, ओके। अभी मुझे सिर्फ जीटा और ओमेगा एन चाहिए था, जो कि ओमेगा एन की वैल्यू मेरे पास आ गई और जीटा की वैल्यू आ गई। इन दो पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए हम जितने भी स्पेसिफिकेशंस हैं ना हमारी टाइम डोमेन की, वो हम कंप्यूट कर सकते हैं, जिसमें पीक ओवरशूट, राइज टाइम, सेटलिंग टाइम, ठीक है। और चौथा कौन सा होता है? पीक टाइम। पीक टाइम, ठीक है। ये मैं नोट कर लेता हूँ। पीक ओवरशूट जो कि एम पी होता है, राइज टाइम होता है एक, राइज टाइम इसको टी आर से करते हैं। पीक टाइम होता है टी पी होता है, ठीक है। और सेटलिंग टाइम होता है, इसको टी एस से लेते हैं, और आखिर में स्टेडी स्टेट है, ठीक है। ये जो पैरामीटर्स है ना, ये सारे के सारे रिलेशनशिप हमने पहले से फाइंड किए हुए हैं। एम पी का रिलेशनशिप क्या है? वो जो भी मैंने टॉप पे लिखवाया, ठीक है। सेटलिंग टाइम का रिलेशनशिप
इसमें जो मेरा ख्याल है ये जो टी आर है ना, टी आर का रिलेशनशिप, अच्छा मैं एक मेरे पास ना ये कंप्यूटर में ये चीज़ सेव की हुई है मैंने, लेट मी शो यू देयर। यहाँ पे शायद इसमें नहीं। एनीवेज ये आप ना अपने नोट्स के ऊपर ना दोबारा से जाके देखिएगा। इसका मेरा ख्याल है पाई बाय ओमेगा डी होता है, ठीक है, जो नहीं ये जो टी आर है राइज टाइम, ठीक है, इसको चेक कर लेना, ठीक है ना, प्लीज चेक। अभी जो हमें ज़रूरत है वो है सेटलिंग टाइम की। सेटलिंग टाइम का फॉर्मूला जो है ना, दैट इज टी एस इज इक्वल टू 4 बाय टी एस को 4 बाय जीटा ओमेगा एन, ठीक है, ये फार्मूला ये देख लेना आप, ठीक है। और एम पी का फार्मूला क्या है, मैक्सिमम पीक ओवरशूट का, दिस वन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना है इसको ताकि परसेंट में आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, अगर मुझे पीक ओवरशूट फाइंड करना है तो मुझे किस पैरामीटर की ज़रूरत है, जीटा की ज़रूरत है। अगर मुझे सेटलिंग टाइम फाइंड करना है तो मुझे किस पैरामीटर की ज़रूरत है, जीटा की भी और ओमेगा एन की भी ज़रूरत है, ठीक है। अगर मेरे पास ये पैरामीटर्स आ जाएं, जीटा एंड ओमेगा एन, आई कैन फाइंड आउट दीज क्वांटिटीज। जिसमें अभी मैंने वो मिटा दिया जिसमें फार्मूला था पाई बाय ओमेगा डी इटसेल्फ इज फंक्शन ऑफ ओमेगा एन एंड जीटा। तो in total zeta and omega n fully describe the time domain specifications of a system other than the settling time, ठीक है, राइट, ये मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्लियर, मतलब मैंने समरी आपको बताई अभी। अब किसी भी सिस्टम की ये पैरामीटर फाइंड करने के लिए, स्पेसिफिकेशन फाइंड करने के लिए अब आप इन फार्मूलाज को यूज़ करके बता सकते हैं कि जो आपका अभी ये सिस्टम है जिसका ये डिनोमिनेटर है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसका ओवरशूट कितना है, ये कितनी देर में सेटल डाउन होगा, ठीक है, एंड सो ऑन। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें ओवरशूट कितना है इसका। तो उसके लिए फार्मूला है e की पावर माइनस पाई जीटा ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, इनटू 100, ठीक है। एम पी इज़ 5%, ठीक है, तो इट इज़ 5%, तो 5 बाय 100 कर लेंगे, इट वुड बी 0.05, ठीक है, ओके। सो ई की पावर माइनस पाई, नहीं सॉरी, अभी हमने ना इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एम पी की। तो एम पी वुड बी इक्वल टू ई की पावर माइनस पाई, जीटा की क्या वैल्यू पुट करनी है, जीटा हमने कहाँ फाइंड किया है, 0.16 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.16 स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। इसको ज़रा कंप्यूट करके देखें कि ये क्या नंबर बनता है। अभी मैंने ये कैलकुलेट किया हुआ है, इट इज़ 0.6, इसको देख लें, इट इज़ 0.6, राइट, विच इज़, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें क्योंकि हम इसको परसेंटेज फॉर्म में देखना चाह रहे हैं, तो इट वुड बी 60%। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। जी स्टूडेंट्स, ये क्लियर है।
पीक ओवरशूट हमने निकाल लिया फॉर अ अनकम्पनसेटेड सिस्टम। पीक ओवरशूट इज 60%। डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन में हमें कितना बताया हुआ, हमें कितना पीक ओवरशूट लेके आना है, 5% लाना है इसका। इट इज़ वेरी वे बिहाइंड द डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन। हमारा गोल ये है 5% का। इसका बाद इस सिस्टम को हमें ट्यून करना है, इसके ऊपर कंपनसेटर अप्लाई करना पड़ेगा टू ब्रिंग इट टू 5%। ठीक है। हेलो, सुन रहे हैं सर। जी जी, साथ साथ ना फॉलो अप गोइंग टू वॉशरूम। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, अब इसका सेटलिंग टाइम अगर कंप्यूट करना है तो उसके लिए हमारे पास जीटा और ओमेगा एन चाहिए। व्हाट वुड बी सेटलिंग टाइम टीएस? दिस इज 4 बाय जीटा ओमेगा एन। ये फार्मूला ये डिराइव करके आप देख सकते हो कि ये कैसे आया, बट अभी हम इसको यूज़ कर रहे हैं। This is 0.16 and omega n is found to be 3 point। तो 2% के लिए होता है ना सर? 4 वाला सर, जो जिस पे हम 4 लिखते हैं ना, वो 2% के लिए होता है। 3 वाला जो होता है वो 5% के लिए होता है। अच्छा ठीक है, ये 2% के लिए है बेसिकली। ये जो जी 4 सर। यहाँ पे आ रहा है ना, ये 2%। जी सर, ठीक है, न्यूमिनेटर में जब 3 करेंगे तो वो 5% के लिए हो जाएगा। वेरी राइट, वेरी राइट, ज़बरदस्त। मतलब आप तैयारी कर रहे हैं माशाल्लाह से। नहीं सर। फिर आपने तो कर गया ये। नहीं सर, मैंने पढ़ा था, कुछ समझ आ गया था तो उस हिसाब से मैंने बताया। मैंने कुछ थोड़ा बहुत रीड आउट चल किया था। चलें, ये मुझे बड़ी खुशी हुई है वैसे, माशाल्लाह। ठीक है, ज़बरदस्त। तो ये सेटलिंग टाइम 2% ठीक है के लिए आपके पास ये फार्मूला है, और इसमें आपने जब वैल्यूज प्लग किए तो व्हाट वुड बी द आंसर फॉर दिस सेटलिंग टाइम फॉर दिस गिवन सिस्टम? इट इज़ 8 सेकेंड्स। ठीक है। तो हमें जो सिस्टम डिज़ाइन करना है, जिसके लिए कंपनसेटर डिज़ाइन करने के लिए करना है जिसका, और उसके लिए जो हमें स्पेसिफिकेशन मीट करनी है वो क्या है, अभी मैंने लिखवाई है, देखें ज़रा। दिस इज रिक्वायर्ड इज 2 सेकेंड, और अभी कितना आ रहा है, ये 8 सेकेंड आ रहा है। तो इसका मतलब हमने इस सिस्टम को स्पीड अप करना है, जल्दी सेटल डाउन करना है। ठीक है, जल्दी अपने डिज़ायर्ड वैल्यू के ऊपर सेटल डाउन करना है। ये 8 सेकेंड में सेटल डाउन हो रहा है, और हमने इसको 2 सेकेंड के अंदर ही सेटल डाउन करना है, स्टेबल करना है। ठीक है, और ओवरशूट कितना रखना है, 5%। अभी कितना आ रहा है, 60%। पॉइंट क्लियर है? अब हम आते हैं कंपनसेटेड सिस्टम की तरफ। ठीक है, सो नाउ फॉर कंपनसेटेड सिस्टम, first of all, what is MP? What should be MP? MP should be equal to 5%, right? तो उसके लिए what should be the zeta for a compensated system? इसका जीटा क्या होना चाहिए? अनकम्पनसेटेड का जीटा हमारे पास 0.16 था। ठीक है, तो कंपनसेटेड सिस्टम का जीटा हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। वी नो MP इज इक्वल टू e की पावर माइनस पाई जीटा ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर अंडर रूट, दिस वुड बी इक्वल टू 0.05। ठीक है, दिस इज MP। MP की वैल्यू में 5% गिवन है। क्लियर? This is actually MP, and MP is given to you 5%, which is 0.05. ठीक है,
तो इस रिलेशनशिप से ज़रा जीटा की वैल्यू निकालें, तो जीटा क्या आ जाएगा, तो दोनों तरफ log ले लें, माइनस पाई जीटा ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू log ऑफ 0.05, ठीक है। इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकालें, वैल्यू प्लग करें और फिर इसको जीटा के लिए सॉल्व करें, देन यू विल गेट जीटा इज इक्वल टू 0.69, ठीक है। Zeta, new value of the zeta is 0.69. Okay. The old value of zeta was 0.16. जीटा की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है। अगर थोड़ा सा आप रिकैप करें कि जीटा की वैल्यू इंक्रीज करने से क्या सिस्टम फास्ट होता है या स्लो होता है, कि क्या सिचुएशन होती है, कुछ याद है? उसकी डैम्पिंग के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? जीटा इज बेसिकली डैम्पिंग कोएफिशिएंट। तो जीटा की वैल्यू कम करो या ज़्यादा करना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जीटा ग्रेटर देन 1 जब होता है तो सिस्टम क्या होता है, लेस देन 1 होता है सिस्टम का बिहेवियर कैसा होता है, यू नो। अगर जीटा ग्रेटर देन 1 हो तो सिस्टम ओवर डैम होता है, ठीक है। राइट, जीटा इक्वल 0 हो तो सिस्टम अनडैम होता है, जीटा इक्वल 1 हो तो क्रिटिकली डैम होता है, राइट। ये सारी चीज़ें जीटा के साथ हैं। चैप्टर 3 को रिवाइज करना पड़ेगा आपको अगर ये चीज़ें बोल रहे हैं तो। Anyways, you can see zeta value has increased from 0.16 to 0.69. It means अब सिस्टम थोड़ा sluggish हो गया, अब इतना फास्ट राइज नहीं करेगा। पहले अगर जीटा इज इक्वल टू 0.16 के लिए ये सिस्टम अगर इस तरह से जा रहा था, ठीक है, दिस इज व्हेन जीटा इज इक्वल टू 0.16, और अब जो है ना सिस्टम जो है ना मेरा थोड़ा सा स्लगिश हो गया ऐसे करके, जीटा इज इक्वल टू 0.69, ठीक है। अब इसमें ओवरशूट बहुत ज़्यादा आएगा, इसमें ओवरशूट कम आएगा। तो यहाँ पे 60% ओवरशूट आ रहा था अभी, अब ये ओवरशूट कम हो जाएगा, 5% रह जाएगा, ठीक है। Then let's see what is the settling time. Settling time is 4 by zeta omega n, and it is given to be 2 seconds. It should be 2 seconds for the compensated system. So we will get from here value of omega n. Omega n would be equal to 4 by 2 zeta, 2 by zeta, and zeta की वैल्यू यहाँ प्लग करें, which is 0.69, then you will get omega n is equal to 2.89 radian per second, ठीक है। तो अब this is the new value of zeta new and omega n new, ठीक है। तो हमें जो डिज़ायर्ड स्पेसिफिकेशंस थी उनको सामने रखते हुए हमने कहा कि सिस्टम की इन स्पेसिफिकेशंस के लिए हमारे जो सिस्टम का जीटा और ओमेगा एन होना चाहिए वो ये होने चाहिए, ठीक हो गया। So what is the new value of zeta? Zeta is equal to 0.69, omega n is equal to 2.89. ओके, अब अगर मेरे पास जीटा और ओमेगा एन की वैल्यूज हैं तो कैन आई फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ पोल्स ऑफ
the second order system having these values of zeta and omega n? Answer would be yes or no. Having values of zeta and omega n, can we find out the location of poles of the system? Anyone? Yes or no? अगर मेरे पास जीटा और ओमेगा एन की वैल्यूज हैं तो क्या मैं सिस्टम के पोल्स फाइंड कर सकता हूँ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के? अभी जो टोटली बात हो रही है वो सारी की सारी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए हो रही है जी. एनीवन? Yes or no? The answer is yes. You know, second order system के poles क्या होते हैं? S1 और S2 दो poles होते हैं. क्योंकि zeta is 0.69 तो जो poles होंगे complex conjugate होंगे. You know, complex conjugate होंगे, दो poles होंगे, second order system है चूँकि, और इनकी values हमें पता है कि होती है माइनस जीटा ओमेगा n प्लस माइनस ओमेगा n अंडर रूट जी के साथ 1 माइनस जीटा. ठीक है, ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट. दिस वन इज द रियल पार्ट, दिस वन इज द इमेजिनरी पार्ट. सो व्हाट वुड बी जीटा ओमेगा n? Zeta is 0.69, ओमेगा n is 2.89. ये नंबर कितना बनता? क्या ये 2 के इक्वल है? Similarly, this also called omega d. Omega d is equal to omega n under root 1 minus zeta square. तो ये जब वैल्यूज प्लग करेंगे ओमेगा n की विच इज 2.89 एंड जीटा इज 0.69, तो आंसर वुड बी 2.1. ठीक है, सो दिस इज माइनस 2 प्लस माइनस 2.1 j S1 S2. ये जो दो रूट्स आए हैं इनको आप एस प्लान के ऊपर ज़रा प्लॉट करें. एस प्लान के ऊपर दिस रियल, इमेजिनरी, ओरिजिन. ये क्या ना, ये -2 और प्लस 2.1, लेट्स से दिस इज 2.1 इस जगह पे, और दूसरा इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है विच इज एट हियर -2.1. These are the two poles of the desired system. सर वो जो प्लस के बाद जे ओमेगा की वैल्यू उससे हम जीरो की वैल्यू फाइंड करेंगे. प्लस के बाद सर हाँ, जीरोस की वैल्यू मतलब कैसे हम फाइंड करेंगे इसमें? नहीं, ये अभी सिर्फ हमने पोल्स फाइंड किए हैं, पोल्स फाइंड किए हैं कंपनसेटेड सिस्टम के. ठीक है सर. ये ओवरऑल सिस्टम के पोल्स ये होने चाहिए. ठीक है, टू अचीव द डिजायर्ड परफॉर्मेंस. ओके सर. अच्छा, हमारा जो ओरिजिनल सिस्टम था वो था जी पी ऑफ एस दैट वाज 10 ओवर एस इनटू एस प्लस 1.
ठीक है। और GCFS हमने रखा हुआ था उस वक्त 1, तो GFS HFS भी 1 है, उस केस में अनकम्पल्सिव सिस्टम का, तो ये चीज़ बन जाती थी 10/s × s+1, ठीक है। क्योंकि GFS वाज इक्वल टू GCFS GPFS, वो यही चीज़ बन जाएगी, HFS 1 है, तो ये सिस्टम आ जाएगा। अच्छा, ये GFS HFS जो ओपन लूप सिस्टम है, इस ओपन लूप सिस्टम का रूट लोकस क्या होगा? अभी हम जो है ना, इस आपका जो डिज़ाइन है रूट लोकस, जो आपका कंपनसेटेड डिज़ाइन है, ये हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं यूजिंग रूट लोकस, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स इन द कंट्रोल सिस्टम्स जिससे आप कंपनसेटेड डिज़ाइन कर सकते हैं, बट अभी जो हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ यूजिंग रूट लोकस, ठीक है। तो हमारा जो अनकम्पनसेटेड सिस्टम है जिसमें GCFS 1 है, ये एक अनकम्पनसेटेड सिस्टम है। इस अनकम्पनसेटेड सिस्टम का अगर मैं आपसे रूट लोकस कहूँ, इसका रूट लोकस क्या होगा, तो कैन यू ड्रा द रूट लोकस फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन? आपने रूट लोकस चैप्टर 4 में कंप्लीट कर लिया हुआ, उसको यहाँ पे अप्लाई करें एंड टेल मी के इस सिस्टम का रूट लोकस कैसे बनेगा। तो वो जो 6 स्टेप्स थे क्विकली हम उसको लगाते हैं। इसमें ज़ीरोज़ कितने हैं ओपन लूप सिस्टम में? इज देयर एनी ज़ीरो? नो ज़ीरो। इसमें 2 पोल्स हैं, एक ओरिजिन पे पोल और एक -1 के ऊपर। कैन यू सी? ठीक है। अच्छा, ये एक पोल है यहाँ पे पड़ा हुआ, 2 पोल्स हैं सिस्टम के, अनकम्पनसेटेड सिस्टम के, तो इसका रूट लोकस आपके ख्याल में कैसा बनेगा? इसमें रूल नंबर 1 अप्लाई करें, फिर 2 अप्लाई करें, रूल नंबर 2 ये क्या, रूल नंबर 1 अप्लाई हो गया पहले, इसमें एक्सेस कितनी है? 2 की एक्सेस है, ठीक है। इसका अंदर इसमें एसिम्पटोट्स कितने बनेंगे? 2 एसिम्पटोट्स बनेंगे, और एक +90 का होगा, एक -90 का होगा। रूल नंबर 2 में रियल एक्सिस पे जो रियल एक्सिस है वो रूट लोकस का कौन सा पार्ट रियल एक्सिस का रूट लोकस का हिस्सा होगा? तो इसमें देख सकते हैं कि दिस इज़ द रीजन जिसमें के आपके ये जो है ये रूट लोकस का हिस्सा होगा, ठीक है। ऐसे ही ये वाला जो रीजन है ये रूट लोकस का हिस्सा होगा। और इसका सेंट्रॉइड क्या बनेगा? सेंट्रॉइड फाइंड कर सकते हैं, सिग्मा इसका रियल पार्ट क्या है? 0, इसका रियल पार्ट है -1, तो इट विल बी -1, कितने जीरो जिसमें कोई पार्ट नहीं कर रहा है, n - m is 2, तो दिस इज -1/2 which is -0.5, तो सेंट्रॉइड इज एट -0.5। सर ये डिनोमिनेटर में 2 कैसे आया? ये फार्मूला आता है ना कि सम ऑफ रियल पार्ट्स ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ ऑल द रियल पार्ट्स ऑफ जीरोस डिवाइड बाय n - m, ये बेसिकली n - m है। n इज द नंबर ऑफ पोल्स, m इज द नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ पोल्स n जो है ना वो 2 है इसमें, और जीरोस कितना है इसमें? कोई जीरो नहीं है, तो n - m विल बी इक्वल टू 2। ठीक है सर, ओके ओके। तो इसका सेंट्रॉइड जो है ना वो -0.5 है, और इसके जो रूल नंबर 3 जो है ना, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स क्या बनेंगे? 5, 2 एसिम्पटोट्स हैं तो एंगल ±90 डिग्री पे बनेंगे, ठीक है। और ये आपके एसिम्पटोट्स आ गए जो कि इस लाइन पे आएंगे, ठीक है, +90 और -90। तो ये रूट्स जो है ना वो यहाँ से चलना शुरू होंगे, इधर से। इसका ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, और ब्रेक इन पॉइंट। इसका जो ब्रेक इन पॉइंट है वो कोई नहीं होगा, इसका जो ब्रेक अवे पॉइंट होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं अलबत्ता, विच इज कॉल्ड विच इज कंप्यूटेड एज n of s
into d by ds of dfs minus dfs d by ds of n of s इक्वल टू 0। ठीक है, n of s इसमें क्या है 10 और d by ds ऑफ dfs क्या आ जाएगा जी, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा एस स्क्वेयर प्लस एस है तो 2s प्लस 1 हो जाएगा और ये टर्म वैसे ही 0 हो जाएगी इक्वल टू 0। ये 10 भी उधर जाके 0 हो जाएगा तो 2s प्लस 1 वुड बी इक्वल टू 0, राइट, एंड दिस इंप्लाइज s इज इक्वल टू माइनस 0.5। इसका जो ब्रेक अवे पॉइंट है ना वो भी माइनस 0.5 ही है, जो कि सेंट्राइड और ब्रेक अवे पॉइंट सेम है इस केस में। ठीक है, इसका मतलब है कि इसी पॉइंट पे दोनों पोल्स ब्रेक करेंगे और एक प्लस 90 एसिम्पटोट के ऊपर चला जाएगा और दूसरा जो है वो माइनस 90 एसिम्पटोट के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये आपका रूट लोकस है बेसिकली, ये पॉइंट जो है ना ये माइनस 0.5। राइट, अभी ज़रा अगर आप इसमें गौर करें, जो कि इम्पोर्टेंट मैं ऑब्जर्वेशन अब आपको दिखाने लगा हूँ कि अगर मैं अनकम्पनसेटेड सिस्टम को ही लेकर चलूँ तो इसमें जो मेरे रूट्स हैं वो कभी भी इस पॉइंट को क्रॉस नहीं करेंगे, जो देख सकते हैं -2 माइनस प्लस माइनस 2j 2.1j, इसको कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि -2 प्लस माइनस 1.2j ना वो यहाँ पे कहीं आ रहा है, इधर और इधर। तो हमारा जो अनकम्पनसेटेड सिस्टम का रूट लोकस है वो कभी भी इन पॉइंट्स को क्रॉस नहीं करेगा, ये सीधा ऊपर जा रहा है और इधर से 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री पे जा रहा है। तो कभी भी रूट्स जो है ना वो इस जगह पे नहीं आएंगे, यू कैन सी। तो सिस्टम की परफॉर्मेंस ये अचीव नहीं होगी फॉर अनकम्पनसेटेड सिस्टम। ये पॉइंट क्लियर है? मतलब सिंपल, ये जो रूट्स हैं ये जो मूव कर रहे हैं ये क्लोज लूप सिस्टम के रूट्स है ना। हमने अप्लाई ओपन लूप पे किया रूट लोकस, लेकिन एक्चुअल में तो ये सिस्टम के रूट्स जो मूव कर रहे हैं ये की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे तो ये रूट्स इस रीजन में इन एसिम्पटोट्स के ऊपर मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब अगर मैंने सिस्टम को इन पॉइंट्स के ऊपर मूव करना है, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो सिस्टम है अब वो इस तरह से डिज़ाइन हो कि उसका जो रूट लोकस है वो इन पॉइंट्स से क्रॉस करे। ठीक है, तो हाउ कैन आई मूव द रूट लोकस टू क्रॉस फ्रॉम दीज पॉइंट्स? जी, क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि मेरा रूट लोकस इन पॉइंट से क्रॉस करे जो कि मेरे डिज़ायर्ड पोल्स हैं? ये पोल्स मैंने अभी फाइंड किए हैं फॉर द डिज़ायर्ड फ्रॉम द डिज़ायर्ड स्पेसिफिकेशन, और मैं चाह रहा हूँ कि मेरा रूट लोकस इन पॉइंट से क्रॉस करे so that I can get the desired specifications. एक दो मिनट ले लें, सोच लें, फिर मुझे बताएं। Is there any way कि मेरा जो रूट लोकस है वो इन पॉइंट से क्रॉस कर जाए? कैसे करेगा वो बाद की बात है, लेकिन अभी मैं जस्ट आपसे आइडिया पूछ रहा हूँ कि मैं रूट लोकस के पाथ को मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? मुझे आंसर यस और नो में चाहिए।
ठीक है, और अगर कर सकता हूँ तो उसका आइडिया क्या है, किस तरह से मैं करूँगा। मतलब यहाँ पे अभी जो मैंने सिस्टम आपको दिखाया ना, ये जो रूट लोकस है ये अनकम्पनसेटेड सिस्टम का है, और ये जो पोल्स हैं ये कंपनसेटेड सिस्टम के पोल्स हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो रूट लोकस है ना वो इन पॉइंट्स को क्रॉस करे, क्योंकि जब आपका रूट लोकस इन पॉइंट को क्रॉस करेगा तो उन पॉइंट्स के ऊपर जब सिस्टम पहुँचेगा, जब तो मैं इन पॉइंट्स के ऊपर फाइंड कर सकता हूँ मेरे की क्या वैल्यू है और जो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या है। जी, क्योंकि ये वाला जो आपका रूट लोकस है ये ट्रांसफर फंक्शन से है ना, इस ट्रांसफर फंक्शन से है। तो अगर मेरा रूट लोकस इन पॉइंट्स पे जाएगा तो मैं उसके करस्पॉन्डिंग ट्रांसफर फंक्शन निकाल लूँगा, और वो ट्रांसफर फंक्शन मुझे पता चल जाएगा, तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि ये सिस्टम अब इन पॉइंट्स के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, और यही मेरी रिक्वायरमेंट भी है कि मेरा ऑपरेट जो सिस्टम है वो इन पॉइंट्स पे ऑपरेट करना चाहिए। इस इन पॉइंट्स के ऊपर जब वो चला जाएगा तो मैं उसके अगेंस्ट के की वैल्यू जो भी आएगी वो देख लूँगा कि के किस वैल्यू के ऊपर मेरे पोल्स यहाँ पहुँच चुके हुए हैं। ठीक है, क्योंकि जब आपके के चेंज हो रहा है तो ये पोल्स मूव कर रहे हैं, तो जब एक सर्टन डिजायर्ड पॉइंट पे पहुंचेंगे, लेट्स से इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, तो मैं इस पॉइंट के ऊपर के की वैल्यू नोट कर लूँगा कि अभी के की किस वैल्यू के ऊपर मेरे पोल यहाँ पहुँचे हैं, और वो के की वैल्यू लेके मैं यहाँ पे इसको इसकी जगह के से मल्टीप्लाई कर दूँगा इस फंक्शन के साथ, तो ये ट्रांसफर फंक्शन मेरा रिक्वायर्ड ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा। अभी अगर मैं लेट्स से मेरे पोल मेरे डिजायर्ड पोल यहाँ होते, एक इस जगह पे होता, एक इस जगह पे होता, तो मैं इन पॉइंट्स के ऊपर जस्ट के की वैल्यू फाइंड कर लेता और उसको जस्ट इस फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देता, क्योंकि इसी फंक्शन का ये रूट लोकस था, तो मैं जस्ट के की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई कर लेता। लेकिन अभी जो मेरे पोल्स हैं वो इस रूट लोकस पे नहीं हैं, तो चूँकि इस रूट लोकस पे नहीं है तो इसका मतलब है कि ये ट्रांसफर फंक्शन तो नहीं होगा ना, ये कोई और ट्रांसफर फंक्शन होगा जिसका रूट लोकस यहाँ से गुजरेगा, और वो कौन सा ट्रांसफर फंक्शन होगा वो हमने फाइंड करना है, और किस के की वैल्यू के ऊपर वो यहाँ पहुँचा होगा वो के की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। देन जो है वो हमारे पास जो डिजायर्ड स्पेसिफिकेशंस हैं वो मीट हो जाएंगी। ये पॉइंट क्लियर है, और ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये कितने लोगों को समझ आई है? या किसी को भी समझ नहीं आई? सर किसी हद तक समझ आई है और किसी हद तक नहीं भी। अच्छा, चलें ठीक है, मतलब ये अच्छी बात है कि चलो थोड़ी बहुत आपको क्लैरिटी मिल रही है, क्योंकि थोड़ा सा ये ट्रिकी पॉइंट है। मैं एक्चुअली मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है इस वक्त, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरा जो रूट लोकस है वो इन पॉइंट से गुजरना चाहिए, यू नो। तो सर उसके लिए हम के की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे? अगर के की वैल्यू चेंज करेंगे तो मेरा रूट लोकस देखो कभी भी इन पॉइंट से नहीं गुजरेगा। यू कैन सी कि ये दो पोल्स जो है ना ये आपस में मूव करेंगे इस लाइन के ऊपर, जब यहाँ ब्रेक अवे पे पहुँचेंगे एक सीधा ऊपर चला जाएगा, एक सीधा नीचे चला जाएगा, कभी भी इधर नहीं आएगा। -2 वाले पॉइंट को कभी भी नहीं क्रॉस करेगा इधर। कैन यू सी कि ये के की वैल्यू चेंज करते जाएगा ना, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा अप साइड एंड डाउन साइड, ये पोल कभी भी इधर नहीं आ सकता। सर जो ब्रेकअवे पॉइंट होते हैं, मतलब फॉर सपोज 0 से 1 -5 तक है, तो मतलब उसी के दरमियान वैल्यू रहेगी हमेशा। हाँ, ब्रेक अवे पॉइंट जहाँ भी हमने देखा कि वो है ही 0 और -1 के दरमियान है, ठीक है। और यहाँ से ब्रेक हुआ और सीधा ही ऊपर चला गया ना, जी ये सर। कभी भी वापस घूम के ना इधर नहीं आ सकता कि यहाँ पे ये इस जो भी मेरा जहाँ माउस है यहाँ से गुजरे, सर वो ये तो तो ठीक है। पॉसिबल अब जैसे जो 10 की वैल्यू है जो है वो है हमारे बेसिकली वो एंट्री पॉइंट वैल्यू है -10। नहीं नहीं, -10 कहाँ पे है यहाँ पे? ये सॉरी +10 है ना, तो सर ये हमारी एंट्री पॉइंट प्लस वैल्यू हुई। एंट्री पॉइंट तो अभी है ही नहीं इसमें, कोई एक ही पॉइंट था ब्रेक अवे पॉइंट था, एंट्री पॉइंट है ही नहीं है। देयर इज नो एंट्री पॉइंट इन दिस एग्जाम प्रॉब्लम।
ये जो भी आपने फाइंड किया, दिस वन इज द ब्रेक अवे पॉइंट। ठीक है ठीक सर। है, देयर इज नो एंट्री पॉइंट, देयर इज नो एंट्री पॉइंट, राइट। ये रूट लोकस कभी भी वापस एक्स एक्सिस पे वापस नहीं आएगा। यू कैन सी एंट्री पॉइंट का मतलब है कि बाहर से कहीं आके एक्स एक्सिस के ऊपर आके लैंड कर रहा है, एंटर हो रहा है और फिर एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है। ये कभी भी नहीं जाएगा, वापस नहीं आएगा ये। तो अब ये चीज़ समझ आ गई अगर, तो फिर आपने मुझे ये आइडिया देना है कि मैं अपने रूट लोकस को किस तरह से टिल्ट करूँ कि ये इधर इन पोल्स को क्रॉस करे। आइडिया दें जस्ट कि क्या करना चाहिए कि ये रूट लोकस इन पॉइंट्स को क्रॉस करे। हमें कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, नई चीज़। सर वो रूल 6 लगाएंगे, मतलब एंगल ऑफ डिपार्चर एंड एंगल ऑफ अप्रोच। नहीं, नो नो। देखें यहाँ पे अगर मुझे रूट लोकस को यहाँ से घुमाना होता वापस और इधर से घुमाना होता, इसका मतलब है कि इन पोल को जो यहाँ से मूव करके आ रहे हैं, ये सम हो वापस आके इंटर हो इस एक्सिस के ऊपर किसी तरह से, और फिर इस एक्सिस के ऊपर मूव करें। अब देखें ये जा रहा है इन्फिनिटी के ऊपर, इसलिए जा रहा है कि यहाँ इसका जो जीरो था वो कहाँ बैठा हुआ था, इन्फिनिटी पे बैठा हुआ था। तो दो जीरोज थे इसमें, क्योंकि दो पोल्स हैं तो दो जीरोज होंगे, लेकिन वो दो जीरोज इन्फिनिटी पे बैठे होंगे। आपका जो रूट लोकस है वो उन जीरोज पे जाना है उन्होंने, इन पोल्स ने। तो क्योंकि वो इन्फिनिटी पे बैठे थे तो ये इन्फिनिटी पे ऊपर चला गया, ये इन्फिनिटी पे नीचे चला गया। अगर एक ज़ीरो ऐसा होता जो कि एक फाइनाइट ज़ीरो होता और वो इस एक्सिस पे यहाँ कहीं पड़ा होता जहाँ पे मेरा माउस है, इन पोल्स ने यहाँ से ब्रेक अवे करने के बाद इन्फिनिटी पे जाने के बजाय ये इस ज़ीरो पे घूम के वापस आ जाते, क्योंकि अल्टीमेटली इन्होंने ज़ीरो पे जाना होता है। तो यहाँ पे एक ज़ीरो अगर बैठा होता तो ये यहाँ आ जाते, ये रूट लोकस मॉडिफाई हो जाएगा ना। अगर मैं एक ज़ीरो इंट्रोड्यूस कर दूँ इस सिस्टम में, तो ये रूट लोकस यहाँ से घूम के इस ज़ीरो की तरफ आ जाएगा। क्या ख्याल है? ठीक है, इस सिस्टम का के अंदर अगर मैं यहाँ पे न्यूमिनेटर में एक ज़ीरो इंट्रोड्यूस कर दूँ, अगर एक ज़ीरो भी होता, अब रूट लोकस कैसा होता? लेट्स से इसका एक ज़ीरो ना हम पुट कर देते हैं -2 के बाद कहीं पे, -3 पे, -4 पे कहीं पे। ठीक है, तो लेट्स डू दिस। ये सिस्टम है, लेकिन अब इसका जो एक पोल ओरिजिन के ऊपर है, एक -1 पे है। ठीक है, और एक ज़ीरो में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ लेट्स से 4 के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब जरा बताओ इसका रूट लोकस कैसा होगा? जी, धन्यवाद। इन दो के दरमियान रूट लोकस होगा ना? इस रीजन में रूट लोकस होगा या नहीं होगा? -3 पे करना। इस रीजन में रूट लोकस होगा या नहीं होगा? ये रीजन नहीं होगा, क्योंकि इस पूरे रीजन में राइट साइड पे देखें तो इवन नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस हैं। इसकी लेफ्ट के ऊपर ये सारा रीजन क्या होगा? ये रूट लोकस का ऐसा होगा। उसकी वजह यह है कि इसके लेफ्ट के ऊपर अगर मैं होऊंगा और राइट पे देखूंगा तो ऑड नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस हैं, तो ये सारा रीजन क्या होगा? रूट लोकस का ऐसा होगा। अब ये दोनों जो पोल्स हैं एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, यहाँ कहीं पे ब्रेकअवे होंगे, और इसमें एक्सेस देखें क्या है, इसमें भी 2 की एक्सेस है या 1 की एक्सेस है? इसमें 1 की एक्सेस, 2 पोल्स हैं और एक ज़ीरो आ गया।
एक ही एक्सेस है तो इसका मतलब इसके एसिम्पटोट कितना बनेंगे, एक एसिम्पटोट बनेगा जो कि 180 डिग्री का होगा, प्लस माइनस 180 डिग्री का। अब जो ये दोनों एक दूसरे को ब्रेक करेंगे 9 यहाँ पे, ठीक है। ब्रेक करने के बाद ये इस तरह से मूव कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपको विजिबल नहीं है, ये इस तरह से ब्रेक करेंगे, ठीक है। ये इधर चला जाएगा, ये ब्रेक करके यहाँ आ जाएगा, राइट। इस पॉइंट से ये इसका एंट्री पॉइंट होगा, इसमें एक ब्रेक अवे पॉइंट आएगा, एक एंट्री पॉइंट आएगा, ठीक है। और एंट्री पॉइंट पे ये एक पोल इस जीरो की तरफ चला जाएगा और एक इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। क्या ख्याल है, ये रूट लॉकस क्लियर है या नहीं? यहाँ पे एक जीरो इंट्रोड्यूस करो s+3 का, 10 इंटू s+3। फिर देखो कि इस नए सिस्टम का GFS HFS मैं आपको दे दूँ, विच इज़ 10 इंटू s+3 और s इंटू s+1। तो क्या आप इसका रूट लॉकस बना सकते हो? और वो रूट लॉकस क्या इस तरह का होगा या नहीं होगा? व्हाट यू से? इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। Anyone? वैसे क्विज बनता था, करना है क्विज? जीता नजम। सर क्विज अभी नहीं सर, ये थोड़े मैं अभी वैसे जन है। सर मैंने पेपर है अभी थोड़ी देर तक, सर अभी हाँ क्विज ना लें सर। मुझे पता है, मैं वैसे मजाक कर रहा था, मैं नहीं ले रहा, पहले ही कमिटमेंट कर। तो मेहरबानी सर। इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का अगर रूट लॉकस बनाया गया ना, आप अपने एंड पे ज़रा ट्राई कीजिएगा, तो क्या ये जिस तरह का बनेगा या नहीं, ठीक है। आप जी जरा सर। अगर गौर से देखो तो जो मेरे डिजायर्ड पोल थे ये -2 + 2j 2.1j के ऊपर एक पोल रिक्वायर्ड पोल था। इस रूट लोकस में क्या वो यहाँ से गुजर रहा है, कहीं से एक्सपेक्टेडली गुजरेगा? के चेंज करता जाऊंगा तो ये रूट लोकस यहाँ पे देखें मूव करता हुआ इस जगह पे आ रहा है, -2 से बिल्कुल ऊपर देखें, एक के की एक वैल्यू के लिए ये यहाँ पे भी होगा, क्या ख्याल है? जी सर। और एक -2 पे भी जाएगा, -2 पे भी 2.1j पे भी जाएगा। अगर मैं के की वो वैल्यू कैप्चर कर लूँ और कंपनसेटर में एक ज़ीरो इंट्रोड्यूस हुआ हो, ये ज़ीरो इंट्रोड्यूस कर दूँ मैं, और के की एक वैल्यू भी यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूँ कोरस्पॉन्डिंग टू दैट लोकेशन, और ये मेरा नया सिस्टम बन जाए जो कि इसमें एक ज़ीरो इंट्रोड्यूस्ड है, तो ये मेरा क्या चीज़ बन जाएगी, कंपनसेटेड सिस्टम बन जाएगा जो कि इस डिज़ायर्ड पोल में से गुजरेगा। इसका रूट लॉकस इस डिज़ायर्ड पोल में से गुजरेगा, और जब ये डिज़ायर्ड पोल में से गुजरेगा तो जो मेरी डिज़ायर्ड स्पेसिफिकेशंस थी वो क्या हो जाएंगी, अचीव हो जाएंगी, ठीक है। तो अब अगर ये ज़ीरो इंट्रोड्यूस किया मैंने, तो इस चीज़ को मैं कैसे मेक श्योर करूँगा कि ये जो पॉइंट है ये रूट लॉकस का हिस्सा है या नहीं है, ये वाला पॉइंट, मतलब ये पोल जब मैं इधर लेके आऊँगा, अब समझ लो कि ये जो दो पोल्स थे ना, ये वाले, ये पोल अब इस कंपनसेटेड सिस्टम में यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया, के की वैल्यू चेंज करने से।
तो इस चीज़ को मैं कैसे मेक शुरू करूँ कि ये वाला जो पॉइंट है ये रूट लोकस का हिस्सा है या नहीं है, इसका क्या वे होगा? इसका मतलब कि इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं एंगल क्राइटेरिया को कंप्यूट करता हूँ, एंगल क्राइटेरिया को, इस पॉइंट के ऊपर मैं इसका भी एंगल कंप्यूट कर रहा हूँ, इन दो पोल्स का भी एंगल कंप्यूट कर रहा हूँ, इन सबको ऐड करूँ तो किसके इक्वल होना चाहिए? इस जगह पे एंगल कितना होना चाहिए? प्लस और माइनस 180 डिग्री। तो ये पॉइंट रूट लोकस का हिस्सा है या नहीं है? रूट लोकस का जो बेसिक क्राइटेरिया है वो अगर मीट करता है तो फिर ये पॉइंट रूट लोकस का हिस्सा होगा। और वो बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि इसके ऊपर जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होना चाहिए और एंगल जो होना चाहिए वो प्लस और माइनस 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये एंगल कंप्यूट कर लूँ इन पोल्स और ज़ीरोज़ के और वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाता है एंगल, तो ये पॉइंट क्या होगा? रूट लोकस का हिस्सा होगा। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट रूट लोकस का हिस्सा होगा तो इसका बिल्कुल अपोजिट पॉइंट भी रूट लोकस का हिस्सा होगा, जो कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पॉइंट। ठीक है, क्लियर? So this is the technique that is used to design a compensator, जिसमें कि compensator आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इस कंपनसेटर का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? k इंटू एस प्लस थ्री, और k इंटू एस प्लस थ्री आपका कौन सा था? k इंटू एस प्लस, इसको आप ये ले लें k डी, के डी था, लेट मी चेक, ये था के पी प्लस के डी एस। ठीक है, और यहाँ से के पी कॉमन लेना तो यह आ जाएगा 1 प्लस के डी बाई के पी इंटू एस। ठीक है, राइट, या फिर इसी को ले लें, ये वाला, राइट, एस प्लस, यहाँ से बल्कि के डी कॉमन ले लें बेशक, हाँ ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको इस तरह से लिख लें के पी प्लस के डी इंटू एस, तो के डी कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा एस प्लस के पी बाई के डी। ठीक है, ये वो के है इंटू एस प्लस थ्री, मतलब के डी बाय के पी बाई के डी को आपने क्या कर देना है? के पी बाई के डी को आप 3 कर दें लेट से, और के पी की के डी की वैल्यू फाइंड कर लें जिसके पर रूट वो वहाँ पहुँच जाए। ठीक है, ये के डी के इक्वल आ जाएगा और ये जो है ना ये इन दोनों के रेशियो। पॉइंट ये कि ये ज़ीरो कहाँ पे होगा और के की किस वैल्यू पे रूट लोकस आपका इन दो पॉइंट्स पे पहुँचेगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। और ये पॉइंट रूट लोकस का पार्ट होगा ही नहीं होगा, उसके लिए हम एंगल क्राइटेरिया यूज़ कर लेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर जो एंगल है वो इन सब का 180 डिग्री पे होना चाहिए। तो ये उससे ना ये पोल की जो ज़ीरो की लोकेशन मुझे पता चल जाएगी कि ज़ीरो किस लोकेशन पे होना चाहिए, -3 पे होना चाहिए, -4 पे, या समवेयर एल्स, सो दैट ये एंगल हमारा 180 डिग्री हो जाए इन सब का ऐड करके। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमने एंगल फाइंड करना है जिसके ऊपर ये एंगल क्राइटेरिया मीट होगा। तो अभी हम ज़रा एंगल कंप्यूट करते हैं और देखते हैं क्या एंगल बनता है और इस एंगल के लिए ज़ीरो किस लोकेशन पे हम सेट करेंगे।
ये जो जीरो है ना, इसको मैं जेनेरिकली सी जी कर लेता हूँ सी इज द कंपनसेटर जीरो, ठीक है, जिसमें कि जेनेरिकली दिस इज एस प्लस जी सी, ये कंपनसेटर ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। दिस इज बेसिकली जी सी ऑफ एस, राइट। तो ये जीरो यहाँ पे मैं जेनेरिकली रख लेता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि जी सी की वैल्यू क्या होगी, ये किस पॉइंट पे होगा। ऑफ कोर्स इट वुड बी सम नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि लेफ्ट साइड पे रियल एक्सिस पे कॉम्प्लेक्स प्लान पे। तो इस पॉइंट के ऊपर एंगल क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, इन सब का एंगल, पोल्स और जीरोस का एंगल कंप्यूट करो, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, इसको आप थीटा 1 कह लें, थीटा 2 कह लें, थीटा जी सी कह लें, या सिंपल थीटा सी कह लें, विच इज द कंपनसेटर एंगल थीटा सी। इन सबको ऐड करें तो क्या आंसर आना चाहिए, इसमें क्या होता है एंगल के एडिशन में जितने भी जीरो एंगल्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जितने भी पोल्स एंगल होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, ऐसे ही। तो यहाँ से थीटा 1 थीटा 2 निकाल सकते हो आप, थीटा 1 क्या होगा, थीटा 2 क्या होगा। थीटा 1 के लिए पहले आप ये एंगल कंप्यूट करेंगे और इस 180 से माइनस करेंगे तो थीटा 1 आ जाएगा। तो थीटा 1 वुड बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ perpendicular, which is 2.1 divided by base, which is 2. tan inverse 2.1 over 2 कितना बनता है, सर 46 डिग्री होगा। 46.39। सर 46 पॉइंट। अच्छा ओवरऑल बता रहे हो आप, ये सब यस कुछ सर, प्लस tan माइनस कर। इनवर्स नहीं, सर tan इनवर्स की वैल्यू सर। tan इनवर्स की वैल्यू सर। अच्छा अच्छा, और ओवरऑल थीटा 1 कितना होगा फिर, इसको थीटा 1 डैश कह लो ना, ये वाला एंगल थीटा 1 डैश, और इससे थीटा 1 जो है ना वो आ जाएगा 180 माइनस थीटा 1 डैश, ये एंगल। सर 133.77 डिग्री। 133.60, हाँ 133 कर लो। ठीक है, 133.7 डिग्री, ठीक हो गया, बिल्कुल सिद्ध बनता। एंड नाउ थीटा 2 डैश निकालें, थीटा 2 डैश इज दिस वन और दिस इज थीटा 2, what would be theta 2 dash, tan inverse of perpendicular, which is 2.1 our base, which is 1. $64.53। And what would be theta 2, 180 minus theta 2 dash, 115.5।
3.46. 115. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से थीटा 1 भी आ गया, थीटा 2 भी आ गया. कैन यू फाइंड थीटा सी कंपनसेटर एंगल? थीटा सी सर सारों को ऐड कर दूंगा. प्लस 133.7 माइनस प्लस 115.9. सर 433.6. और इसको 360 से माइनस कर दो. सर माइनस सॉरी 73.6. 73. 0.6. ठीक है, तो this angle should be, this theta c should be 73.6 डिग्री. तो ये थोड़ा सा ना, मतलब ये हो सकता है ये इस तरह से जा रहा हो 76 पे, तो ये यहाँ पे कहीं बैठा हो. ठीक है, अभी चूँकि मैंने रफली ड्रा किया हुआ ना, तो ये एंगल अभी थोड़ा सा मुझे प्रोजेक्शन दे रहा है कि ये पॉइंट कहाँ पे होगा, तकरीबन 76 डिग्री के ऊपर होगा, 73.6 डिग्री के ऊपर होगा, जो कि यहाँ पे ये -2.1 जी आ रहा होगा. ठीक है, इसके पहले ये रूट लोकेशन ऐसे करके गुजरेगा, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ ये यहाँ से आएगा और वापस इधर आएगा. इस तरह से ना मैंने फाइंड कर लिया, ये एंगल फाइंड कर लिया. ठीक है, ये मुझे पॉइंट्स पता थे पहले से ही, ये वाले -2 प्लस -2j, और वहाँ से मैंने फाइंड कर लिया कि ये पॉइंट कहाँ पे होगा. ठीक है, अब इसमें जो लास्ट चीज़ रह गई है वो रह गई है कि इस पॉइंट के ऊपर k की क्या वैल्यू होगी. तो कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k? अच्छा, अभी जो है ना वो मुझे -ZC भी फाइंड करना है, सॉरी ZC की वैल्यू भी फाइंड करनी है. ZC की वैल्यू क्या आएगी? अगर मेरे पास ये एंगल आ गया तो मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ 2.1 डिवाइडेड बाय ZC minus 2. ZC minus 2. This is the angle theta C. क्या ख्याल है? थीटा सी ऐसे ही होगा ना कि परपेंडिकुलर आवर बेस, परपेंडिकुलर इज 2.1, बेस इज ZC minus 2. This angle is computed as 73.6 degree. तो ये आ जाएगा 2.1 over ZC minus 2 is equal to tan of 73.6. और tan ऑफ 73.6 की वैल्यू निकालें, यहाँ पुट करें, और इस इक्वेशन से ZC की वैल्यू फाइंड कर लें, एंड यू डन द टास्क. हो जाएगी वैल्यू ZC की यहाँ से. क्या कहता है? सर tan 73.6 की बात कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन है इसमें tan 73.6 की वैल्यू आप निकाल लें, और फिर ZC की वैल्यू ना यहाँ से, 3.39. क्योंकि इसमें सिर्फ अननोन जो है ना वो ZC है, बाकी सारी वैल्यूज आपको गिवन है, पता है. सर 3.39 आती है tan 73.6 की वैल्यू. हाँ, और उसके बाद आप ZC की वैल्यू फाइंड करें.
कर लिया ही नहीं? सर कर रहा हूँ, स्टिल हो रहा है। कॉपी पेन पेंसिल भी पकड़ा है सर, तो कैलकुलेटर पकड़ा हुआ था। ओके। वैसे इतना टाइम लगना तो नहीं चाहिए। सर बस हो गया सर, ये 8.89। अच्छा, जी 1073.6 कितना बनता है? 3.39। जी सर। और इसको डिवाइड कर दें, इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, या इसको इधर ले जाएं, जी सी माइनस टू इक्वल टू 2.1 डिवाइड बाई 3.39, ये कितना बनता? 3.39, ये बनता 0.62 बनता है, और जेड सी यहाँ पे आ जाएगा 2.62। मेरे पास तो ये आंसर आ रहा। सर मेरे पास तो 8.89 वैल्यू आती है अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें तो। अभी आप देख लो ना, मैंने क्या किया बेसिकली, इस पूरी टर्म को मैं राइट हैंड साइड पे ले गया, 3.3 को मैंने इधर डिवाइड कर दिया, और ये नंबर 0.62 बनता है, और जेड सी की वैल्यू यहाँ से इस 2 को मैं दूसरी तरफ ले गया तो 2.62। इसमें कोई एरर मुझे नहीं लग रहा। तो नजम ये खैर देख लेना आप। चलो मैं देख लूँगा सर, ठीक। ओके ओके, तो ये 2.62 बनती है वैल्यू। नाउ यू कैन सी कि जो ये आपका जीरो प्लेस हो रहा है, ये -2 से लेफ्ट पे कहीं प्लेस हो रहा है। यू कैन सी थोड़ा सा इससे आगे है, तो ज़ीरो आपका इस -2 से इधर होगा, तभी जो है ना आपका जो रोड लोकस है ना, वो यहाँ से गुजरता हुआ इस ज़ीरो पे आएगा, और ये जो ज़ीरो है यहाँ से ये इतना एंगल बना रहा होगा। तो दिस वैल्यू इट सीम्स करेक्ट। ठीक है, अगर ये ज़ीरो -2 से इधर कहीं पड़ा होता तो फिर क्या पॉसिबली ये रूट लोकस यहाँ से गुजर के आता, हो सकता है मतलब। लेकिन अगर ये वैल्यू जेड सी की वैल्यू -1 से पहले आती, यहाँ कहीं होती, तो फिर प्रॉब्लम आना था। अगर ये ज़ीरो इन दो पोल्स के बीच में कहीं होता तो फिर रूट लोकस क्या बनता, वो ज़रा देखिएगा आप। ठीक है, राइट। फिर आपका रूट लोकस इन पॉइंट से नहीं गुजरना था। तो आपका जो ज़ीरो प्लेस होना चाहिए वो -1 से लेफ्ट पे होना चाहिए लाजमी तौर पे। ये वैल्यू 1 से बड़ी आनी ज़रूरी थी, जो कि अभी आ रही है। ठीक है, तो this seems quite correct value of the design. ठीक है, अब ज़रा आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर पहले ये बताएं, कंपनसेटर आपका, कंपनसेटर का ज़ीरो आपको पता चल गया, तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन मैं अब लिख सकता हूँ यहाँ पे। ओपन लूप का ट्रांसफर फंक्शन मैं लिख सकता हूँ विद कंपनसेटर जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल टू जी सी ऑफ एस इंटू जी पी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ठीक है, तो जी सी ऑफ एस मेरे पास आ गया के इंटू एस प्लस 2.62, जो भी हमने वैल्यू फाइंड की है,
और जी पी एफ एस हमें पता है 10 ओवर एस इंटू एस प्लस 1 है और एच एफ एस 1 है, ठीक है। तो दिस वुड बी इक्वल टू 10 के इंटू एस प्लस 2.62 ओवर एस इंटू एस प्लस 1। तो यहाँ पे कैन आई फाइंड आउट वैल्यू ऑफ के सर एट डिजायर्ड पोल। जी सर ये प्रॉब्लम काफी बड़ा नहीं है सर? अभी पहली दफा आप कर रहे हैं ना, इसलिए आपको डिफिकल्ट फील हो रहा है, लेकिन ये कि सर प्रैक्टिस क्योंकि करेंगे तो यू कैन डू। पेपर्स में सर यही करते रह जाएंगे, मुझे जो लग रहा है ना, अगर ये पेपर में सवाल आ गया, मैं मतलब 3 घंटे का पेपर है, 2 घंटे तक तो यही चल रहा होगा। इसमें मैं बता रहा हूँ, पहले तो आप प्रैक्टिस करें। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो सिस्टम गिवन होगा वो सिंपल इस तरह का सेकंड ऑर्डर सिस्टम गिवन होगा, ठीक है, अच्छा सर। कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं होगा। हाँ, तो के की वैल्यू यहाँ से अगर मुझे फाइंड करनी है एट डिजायर्ड पोल, और डिजायर्ड पोल की लोकेशन मुझे पता है क्या है, -2 प्लस माइनस J2.1। तो इसमें किसी एक पॉइंट पे फाइंड कर लें के की वैल्यू, लेट से कि -2 प्लस J2.1 के ऊपर। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे एस है ना, उसकी जगह पे आप ये वैल्यू पुट करें और के की वैल्यू फाइंड कर लें, एंड बट दिस शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। जो जी एफ एस एच एफ एस का मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। इस मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए आप के की वैल्यू फाइंड कर लें फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो के की वैल्यू यहाँ से मैं अगर फाइंड करना चाहता हूँ तो के वुड बी इक्वल टू, ये चीज़ नीचे चली जाएगी, तो 10 ये ऊपर आ जाएगी एस इंटू एस प्लस 1 ओवर 10 इंटू एस प्लस 2.62, और इसको कहाँ पे एवेल्यूएट करना है, एस टू -2 प्लस J2.1 के ऊपर। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे एस है उसकी जगह पे आप क्या पुट करेंगे, एस की वैल्यू -2 प्लस J2.1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू प्लस 1 दिया यहाँ पे, -2 प्लस J2.1 प्लस 2.62। ये इसका मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करना है। क्या इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं आप आराम से या नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेंगे, जब के की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका जो कंपनसेटर है ना वो आ जाएगा। फिर जब के की वैल्यू आएगी इंटू एस प्लस 2.62, जी पी आपका प्लांट वही रहेगा 10 ओवर एस इंटू एस प्लस 1, ठीक है। और जो ओवर ब्लॉक है उसमें ये आ जाएंगे, आर एफ एस, वाई एफ एस, जी पी, तो ये आपका ना सिस्टम कंप्लीट डिज़ाइन हो जाएगा। के की वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देना, जो भी यहाँ से आएगी वो के यहाँ पे आ जाएगा, जी पी एफ एस भी आ जाएगा, जी पी एफ एस ऑलरेडी है, एंड यू हैव डन द प्रॉब्लम। इस सिस्टम के विद दिस एडिशन ऑफ ज़ीरो, सिस्टम के पोल्स के की इस वैल्यू के लिए उस लोकेशन से पास कर रहे होंगे जहाँ पे मैंने इनको प्लेस करना था कंपनसेटेड सिस्टम के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ना आपका ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। इसको प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सर आवाज नहीं आ रही आपकी।
अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ क्लियर है आपको? जी सर, लेकिन काफी लेंथी है सर। आपने बोला था पेपर ऑन कैंपस कर लो, कंपैरेटिवली इजी बनाएंगे सर, फिर ये ध्यान रखिएगा प्लीज। हाँ ठीक है, मतलब प्रोसीजर आपको पता चल गया तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन डू इट इन टाइम। आपको जो सिस्टम होगा वो कम्प्लेक्स गिवन नहीं होगा, सिंपल सिस्टम होगा। सर जिस तरह आपने ईडीसी का सर ऑनलाइन दिया था ना, वो बहुत टफ था सर, ख्याल कीजिएगा सर। हमारा भी सर ये पहली दफा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ऑन कैंपस पेपर दे रहे हैं, तो सर वैसे भी नहीं आपको नहीं, पता है यूटी वालों ने सर पहली ड्यूल स्टैंडर्ड्स कर दी है। हम सीनियर्स के लिए सर वही ऑन कैंपस एग्जाम हो रहे हैं, जूनियर्स के सर ऑनलाइन हो रहे हैं, तो पहले ही इतना डिफरेंस है सर, आप ख्याल कीजिएगा सर। चलें उसमें उसमें ये है कि आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा ऑफ कोर्स ऑनलाइन पेपर की तरह नहीं होगा। ऑन कैंपस देने से आपको इंशाल्लाह ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। लेट्स होप सो सर, थैंक यू। ठीक है, चलें ठीक है, फिर दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। इसको प्रैक्टिस करें और मैं कुछ प्रॉब्लम भी दे देता हूँ फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, हाँ सर डिज़ाइन के वो लिए। कर दें, बहुत मेहरबानी होगी सर, ताकि ना हमें लाइक प्रैक्टिस हो जाएगी सर, क्योंकि सर बड़ा जरूरी है सर ये। बिल्कुल सर। सर और वैसे भी चलें चैप्टर ठीक 4 आपने रूल्स तक ही सिर्फ करवाया है ना, तो उस हिसाब से। जी जी, वो वहाँ तक रहा। और इसके ना स्पेसिफिकली जो रूट लोकस डिज़ाइन है उसके लिए मैं कुछ आपको ना प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ कुछ ट्रांसफर फंक्शंस। उसके लिए आप कंपनसेटर डिज़ाइन करें इन्हीं लाइंस को फॉलो करते हुए, और सर ताकि थोड़ी सी मतलब प्रैक्टिस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सर कितने सवाल आएंगे, मतलब पेपर की लेंथ क्या है सर, मतलब? अब 3 घंटे का पेपर है तो एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो होंगे। ओके। ठीक है, सर आपने 3 घंटे के पेपर में 7 सवाल भी दिए और 5 भी दिए, 3 कभी नहीं दिए। चलें इस दफ़ा कर लेंगे। ठीक है सर, 3 दे दीजिएगा बस इस दफा। चलें फिर ठीक है। ठीक है सर, ओके ओके सर। सर, थैंक यू सर, अल्लाह थैंक यू सर, हाफिज। अल्लाह हाफिज़। और तीन चार क्वेश्चंस लाजमी होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। सर 4 से चार 5 हो चैप्टर, जाएंगे अगले हफ्ते तक। नहीं नहीं नहीं, वो असल में ना मुझे जहन में आया कि कोर्स की कवरेज भी तो करनी है ना। तो 4 चैप्टर्स हैं तो बल्कि 5वां ये डिज़ाइन प्रॉब्लम भी है, तो कवरेज के लिए 4 क्वेश्चन तो बनाने ही पड़ेंगे। थोड़ा बहुत स्किप हो सकता है, तो मतलब 3 क्वेश्चन बनाओगे तो बहुत ज़्यादा पोर्शन स्किप हो जाएगा। ठीक है सर, 4 क्वेश्चन कर दें, ठीक है सर। चलो ठीक है, डन हो ओके, गया। थैंक यू ओके ओके सर। फिर, सर, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।